चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज 22 अप्रैल 2026 को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है। एक साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों की निर्मम हत्या की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी से पहलगाम बरसी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। सिंह ने कहा कि भारत के अधिकांश पड़ोसी ठीक हैं, केवल एक ही गड़बड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद या एकता को चुनौती देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजनाथ ने कहा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, विदेशों में भी साख मजबूत हुई है। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। एक आतंकवादी कह दिया। इस बयान से देश भर की राजनीति में भारी बवाल मच गया। बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब आतंकित करना था। बीजेपी ने इस सफाई को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि यह जुबान फिसलने का नहीं, सोची समझी राजनीति का मामला है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल खड़गे के बयान को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने शिकायत बड़े दुख के साथ दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि खड़गे ने पूरे देश का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और डीएमके के स्टालिन से देश और तमिल भाइयों के अपमान पर माफी मांगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि यह 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अनादर है। बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है। बीजेपी ने इस बयान को शर्मनाक और तथ्यहीन बताते हुए पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में देशद्रोही भाषा का इस्तेमाल करती है। जनता इसका जवाब मतपेटी से जरूर देगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों राज्यों में प्रचार का शोर अब थम चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कुल्टी और अन्य क्षेत्रों में रैलियां की। उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला असुरक्षा के गंभीर आरोप लगाए। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही 1 लाख नौकरियां देंगे और भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजेंगे। अंतरक्षणा लाख सरकार, भाजपा सरकार आते ही 1 लाख नौकरियां देंगे और भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजेंगे। मार्केन से 1 लाख नौकरियां देंगे, साथ ही सरकार आते ही कि भाजपा सरकार आते ही कारदारा किए जा रही है। बंगाल में 152 और तमिलनाडु में 234 सीटों पर कल मतदान होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में न पास होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। करीब 15,000 महिलाओं के साथ सीएम आवास से विधानसभा तक पदयात्रा हुई। योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा का असली चेहरा अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने महिलाओं का अधिकार रोका, जनता उनका हिसाब करेगी। यूपी सरकार ने 30 अप्रैल को महिला आरक्षण पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। इस 29 मिनट के भाषण में उन्होंने विपक्षी दलों को सीधे निशाने पर लिया। अब कांग्रेस ने इसी संबोधन पर बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। वे राज्यसभा सांसद बन गए हैं और दिल्ली में रहेंगे। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी अब बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार पूर्ण रूप से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। नई सरकार में जदयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हैं। सम्राट ने कहा कि नीतीश की विरासत और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी आज पीएम मोदी से मिले। इस बैठक के बाद सियासी हलकों में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन और विश्वास दोनों मिले। विपक्ष ने इस बदलाव को जनहित नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सत्ता का खेल है, जनता का नहीं। उन्होंने कहा कि आरजेडी इस बदलाव को जनता के बीच ले जाएगी।